हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, हमारे प्रवक्ता के क्लासेस नियमित तौर पे आप पर आ रही हैं और आज की क्लास, इससे पहले हमने जो क्लास की थी उसके अंतर्गत हमने 30 तक के क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 31 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि प्रवक्ता के लिए आपकी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लगातार बनते जा रहे हैं और आपके लिए एक बेहतरीन प्रिपरेशन का मौका है। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है उसको आप ज़रूर नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम पर आप उसको रिवीजन कर सकेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है आप लगातार चैनल पर बने रहें। जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों हमारा। धिक धाय तुम हो, धिक धाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धृत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त वाक्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? तो दोस्तों, ये धिक धाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म ध्रुत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, ये किस काव्य रचना से लिया गया है? ऑप्शन है साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा या संशय की एक रात। तो दोस्तों, ये जो लिया गया है ये तुलसीदास जी की रचना है। काव्य रचना के अंतर्गत से ये वाक्य लिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, वाक्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? तो दोस्तों, ये कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, ये काव्य भाषा के संबंध में जो ये मत दिया है किसके द्वारा दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कि कविता दो शब्दों के बीच निरवता में रहती है, ये किसका मत है? ठीक है, तो ऑप्शन है नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह या अज्ञेय। तो दोस्तों, ये जो मत है ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये कही की गई है दोस्तों अज्ञेय के द्वारा। तो अज्ञेय द्वारा ये बात कही गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो अनंत देवी दोस्तों जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं और उनमें से किसी के पात्र रहे हैं। तो कौन सा नाटक ऐसा है जिसके पात्र अनंत देवी हैं? ऑप्शन है राजश्री या स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी या विशाख। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो प्रसाद का नाटक है उसमें अनंत देवी जो है नाटक की एक पात्र के तौर पे जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से अगर तीन जो खंड काव्य हैं ये जो है राम नरेश त्रिपाठी के हैं, लेकिन एक ऐसा है जो उनका नहीं है। ऑप्शन है मिलन, पार्थिक, पथिक, नहुस या स्वप्न। तो इनमें से राम नरेश त्रिपाठी का कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, मिलन भी राम नरेश त्रिपाठी का है, इसके अलावा पथिक भी इन्हीं का रचना है, स्वप्न भी इन्हीं की रचना है। तो जो बचता है दोस्तों वह है नहुस। नहुस दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नहुस किसका खंड काव्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो दोस्तों, ये एक रचना है मुन्नी मोबाइल और ये उपन्यास है। तो कौन से उपन्यासकार ऐसे हैं जिन्होंने मुन्नी मोबाइल नामक उपन्यास लिखा है? ऑप्शन है प्रदीप सौरभ या महुआ माझी या ऋषा शुक्ला या तुलसीराम।
तो दोस्तों मुन्नी मोबाइल जो उपन्यास है ये किसका उपन्यास है? ये है प्रदीप सौरभ का। ठीक है दोस्तों, प्रदीप सौरभ का ये उपन्यास है मुन्नी मोबाइल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये एक आत्मकथा के तौर पे है, पिंजरे में मैना। इसको भी आप ज़रूर याद रख लें कि ये क्या है, ये एक आत्मकथा है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और साथ ही ये किसकी आत्मकथा है ये भी याद रखना ज़रूरी है। तो ऑप्शन है चित्रा मुगदल, मुदगल, या मैत्रेयी पुष्पा, या चंद्र किरण सोनेरिस्का सोनेरिक्शा, या मृदुला गर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से कौन सा सही है, जिसने पिंजरे के मैना जो आत्मकथा है वो किसकी है? तो दोस्तों ये है आत्मकथा चंद्र किरण सोने रिक्शा की। ठीक है, तो चंद्र किरण सोने रिक्शा की आत्मकथा है पिंजरे में मैना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगल का विधान करने वाले दो भाव कौन से हैं? मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, यह कथन किसका है? तो प्रश्न ये पूछा गया है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, तो ये किसने कहा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या नंद दुलारे वाजपेयी। तो मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, ये जो कहा है दोस्तों, ये कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों, मंगल का विधान करने वाले दो भाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये किसका कथन है? तो कौन से ऐसे रचनाकार रहे हैं जिन्होंने आलोचना का विषय कवि नहीं कविता को माना है? तो ऑप्शन है ड्राइडन, या टी एस इलियट, या क्रोचे, या है लॉन्जाइनस। तो दोस्तों जो आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये जो वर्ड कहे हैं दोस्तों, ये कहे हैं जी एस इलियट ने। किसने कहा है? जी एस इलियट ने माना है कि आलोचना का विषय कवि नहीं होता बल्कि उसकी कविताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कादखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेदांत स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोक्तचमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वकारवद् भिन्नत्वेन यमास्वाद्यते रसः। यह जो रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? तो दोस्तों ये जो रचना है वो किस आचार्य की है, ये बताना है। ऑप्शन है आचार्य भरत, आचार्य भट्टनायक, या आचार्य अभिनव गुप्त, या आचार्य विश्वनाथ। तो ये किसकी रचना है, किस आचार्य ने ये रसस्वादन वाला विषय टॉपिक उपयुक्त किया है दोस्तों? तो इसके जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचार्य विश्वनाथ ने ये वाक्य कहे हैं दोस्तों, इसकी स्थापना की है। सतोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांत स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राणो कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवद् भिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः। तो ये वाक्य जो कहे दोस्तों, ये कहें आचार्य विश्वनाथ ने ये बातें कही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक ऐसा है जिसमें कालिदास के चरित्र का चित्रण नहीं किया गया है? ऑप्शन है आठवां सर्ग,
कंधे पर बैठा बैठा था सांप, या शकुंतला की अंगूठी, या आषाढ़ का एक दिन। तो कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें से शकुंतला की अंगूठी, ये जो है कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य सभी, आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप और आषाढ़ का एक दिन, ये सभी जो है नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें सभी प्रकार के छायावाद, प्रगतिवाद, प्रवद्धवाद या प्रयोगवाद, ये सब दिया गया है दोस्तों। तो इन छायावादों के जो जो वाद हैं दोस्तों, इनका सही क्रम क्या होगा? तो सीधे हम इसके सही जो काल अनुक्रम है उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले है छायावाद, फिर है दोस्तों प्रगतिवाद, फिर है प्रयोगवाद और फिर है प्रपद्यवाद। ठीक है, तो इस आधार पर देखें तो छायावाद सबसे पहले है, फिर प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है दोस्तों, और अंत में है प्रबद्धवाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है दोस्तों, और इसको जो है आप ज़रूर इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कई कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास और जगन्नाथ रत्नाकर। तो अगर हम इनके जीवन काल को देखें दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले सूरदास, फिर हैं केशवदास, फिर हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर और फिर हैं सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, तो जीवन काल की दृष्टि से इन कवियों का जो सही अनुक्रम है सूरदास, फिर केशवदास, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अब रचना काल की दृष्टि से बताना है दोस्तों, ये जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं कब कब हुई, किसकी पहले हुई, किसकी बाद में हुई, तो सही अनुक्रम इसमें से बताना है। तो अगर हम बात करें दोस्तों सही अनुक्रम की, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही अनुक्रम है। पहला है कुवलय माला कथा, कुवलय माला कथा पहली है, फिर राउल बेल जो है दूसरे नंबर की है, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये तीसरे नंबर की कृति है, और अंतिम है इसमें है वर्ण रत्नाकर दोस्तों इसमें अंतिम कृति के तौर पे जानी जाती है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए ही सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आप इनको नोट भी कर रहे होंगे, और जो अभ्यर्थी को समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट क्लासेज आपको अपने आप को चेक करने के लिए मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी रचना काल की रचना की बात की गई है और उनके सही काल के अकॉर्डिंग बताना है। तो अगर हम बात करें सही आंसर की, क्योंकि इसमें चार की बात की गई है, साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास और कृष्णायन। तो दोस्तों रचना काल की दृष्टि से इन कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका सही अनुक्रम बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले प्री प्रवास के बाद दोस्तों साकेत रचना आई थी, और उसकी बाद थी तुलसीदास, और लास्ट में जो है कृष्णायन इसकी कृतियों का सही अनुक्रम रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कमायनी, तो इन चारों को सही सीक्वेंस में लगाना है और बताना है कि इसमें कौन सा जो है बिल्कुल सही है। तो रचना काल की दृष्टि से इसमें पूछे गए कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव और कामायनी, ये चार नाम दिए गए हैं। इन चारों में कौन बिल्कुल सही है, तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है दोस्तों। सबसे पहले पल्लव है, फिर कामायनी है, फिर दीपशिखा है, फिर कुकुरमुत्ता है। ठीक है, तो पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता, ये इसके जो है रचना काल की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना काल के आधार पर अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो रचना काल के हिसाब से अज्ञेय की रचनाएं हैं दोस्तों, और इनको सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, भाग्नदूत या बाबरा अहेरी। तो दोस्तों इनका जो सही अनुक्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग्नदूत, और पहले भाग्नदूत है, फिर हरी घास पर क्षण भर, ये भी जो है गे की रचना है। उसके अलावा बावरा जो है दोस्तों बावरा अहिरी, ठीक है, और उसके अलावा फिर है आंगन के पार द्वार, तो ये इसकी रचनाएं हैं। भाग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी और आंगन के पार द्वार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 52 है हमारा, जीवन काल की दृष्टि से इनकी रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो इनके जीवन काल को लेकर, इन रचनाकारों के जीवन काल को लेकर है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर या अज्ञेय। तो इनके जीवन काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों, ये यही ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हैं श्रीधर पाठक, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, फिर रामधारी सिंह दिनकर, और फिर हैं अयोध्या सिंह हरिदो और अज्ञेय, जिनको अज्ञेय की उपाधि मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इनका सही रचनाक्रम, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर और अज्ञेय। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। तो अभी हमें कविताओं का सही अनुक्रम बताना है, जैसे अंधेरे में, और असाध्य वीणा, या सरोज स्मृति, या पटकथा। तो रचना काल की दृष्टि से इन कविताओं का जो सही अनुक्रम है वो क्या है। तो इसके आधार पर अगर देखें तो दोस्तों सबसे पहले आता है सरोज स्मृति, ठीक है, उसके बाद आता है असाध्य वीणा, फिर आता है अंधेरे में, और फिर जो रचना है वह है पट कथा। तो इन चारों में जो है रचना काल की दृष्टि से सबसे पहले सरोज स्मृति आया, फिर असाध्य वीणा हो गया, फिर अंधेरे में, और फिर हो गया पटकथा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें क्या है कि जैसे दिया गया है सतरंगे पंखों वाली, या युग की गंगा, या फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये मिट्टी की बारात। तो ये इस तरीके से चार इसमें जो है कृतियाँ दी गई हैं, तो इनको सही अनुक्रम में लगाना है। तो इस आधार पर देखें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों। युग की गंगा सबसे पहली कृति है इनमें, सतरंगे पंखों वाली ये इसकी दूसरी कृति है इनमें, ठीक है, उसके अलावा फूल नहीं रंग बोलते हैं ये तीसरी कृति है, उसके अलावा मिट्टी की बारात ये चौथी कृति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों हमारा,
ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम कौन सा है? तो ब्राह्मी लिपि जो है इसके विकास का अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या कुटिल लिपि या देवनागरी लिपि। तो दोस्तों इनको जो है एक सीक्वेंस में लगाना है। 4 प्रकार की लिपियाँ हैं हिंदी के अंतर्गत। ब्राह्मी लिपि है, गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो इनमें से विकास का सही अनुक्रम इसमें बताना है। तो इसमें जो विकास का सही अनुक्रम है दोस्तों वो यही है। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले विकसित हुई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर कुटिल लिपि और अंत में देवनागरी लिपि का यहाँ पे विकास हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में, एक क्लास को बनाने में और एक कंटेंट, विशेष कंटेंट प्रोवाइड कराने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, साथ ही अपने प्यारे से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको इससे बेहतर क्लास नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, जहां पर आपको लगातार क्लासेज और उचित समय पर आपको क्लासेस लगातार देखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों को, हिंदी के अभ्यर्थियों को ज़रूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट विशेष क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।